हेलो, माय नेम इज़ सूरज कौशिक एंड आज की इस वीडियो में हम अपना पीस बियॉन्ड बीइंग का लास्ट चैप्टर आपका रेग्रेट कवर अप करने वाले हैं। 5 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपका एक्सप्लेन कर दिए हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कलयुग था, सॉरी आपका अब यूनिवर्स था, दूसरा आपका अनसैटिस्फाइड माइंड था, तीसरा आपका कलयुग था, फोर्थ आपका पीस बियॉन्ड बीइंग था एंड फिफ्थ आपका लव था एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट चैप्टर इज रेग्रेट। तो इसकी प्रस्तावना पहले पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा समराइज हो जाए चैप्टर के बारे में कि क्या मतलब चैप्टर में होने वाला है। ठीक है। पछतावा। पछतावा यह कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि मेरे भीतर बसा एक मौन पात्र है। वह हर बार मेरे सामने आ खड़ा होता है जब मैं सोचता हूं कि मैंने दुनिया को जीत लिया है। यह रचना उसी संवाद की है, मेरे और मेरे भीतर उस शख्स की है जो मेरे ही दुष्कर्मों से जन्मा है और हर कदम पर मेरा पीछा करता आया है। कभी वह मेरी आंखों में आंसू बनकर उतरता है और कभी मेरे अतीत की जंजीरें बनकर मुझे बांध लेता है। मैं उससे भागना चाहता हूं पर भाग नहीं पाता और जब आंखें मिलाता हूं तो पाता हूं कि उसका बोझ मेरा ही बोझ है। यह लिखावट दरअसल उस यात्रा का बयान है जहां मैं खुद को माफ करने की ओर बढ़ता हूं, जहां मेरे बचपन की मुस्कान मुझे याद दिलाती है कि आजादी अभी भी संभव है, जहां जंजीरें राख बनकर उड़ जाती हैं और पछतावा जो कभी मेरे सीने पर बोझ था अब मेरी आत्मा की मुक्ति बन जाता है। तो देखो, जहाँ पे इस पैराग्राफ में शख्स शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि रेग्रेट पछतावा है वो चीज़। इसको आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। लाइक जब आप कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे होते हो तो कभी कभी आपका कुछ ऐसा एक माइंड में फ्लैशबैक आता है कि यार वो कितना गलत था, वो नहीं करना चाहिए था मुझे। एक रेग्रेट होता है, हम सबका होता है, जो हम सोचते हैं कि नहीं वो नहीं करना चाहिए था। तो उसी रेग्रेट की यहाँ पे बात हो रही है। बस डिफरेंस ये है कि ये पछतावा कुछ ज्यादा बड़ा है, कुछ ज्यादा गहरा पछतावा है ये, है ना, जिसको भुलाना भी संभव नहीं है। बट उसको हम कैसे भुलाते हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये थोड़ा इंग्लिश पैराग्राफ है, सेम है, आप वीडियो को रोक के पढ़ लेना इसको इफ यू वांट। तो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं आप। पहला खंड, सामना। मैं पूर्ण खड़ा रहता हूँ दुनिया के सामने बिन हिचकिचाए, मगर मेरे पैर कुछ लड़खड़ा से जाते हैं जब मैं मिलता उस शख्स से हूँ। वो शख्स मेरे ही भीतर बैठा है जो लगता रूबरू मेरे जैसा है। व्याख्या। मैं उस समाज से तो जीत जाता हूँ परंतु मेरे पैर कुछ लड़खड़ा से जाते हैं जब मैं उस शख्स से मिलता हूँ। और हैरानी की बात तो यह है कि वह व्यक्ति मेरे भीतर ही अपनी दुनिया बनाए बैठा हुआ है। वो मेरे भीतर ही है जिससे मुझे भय लगता है, डर लगता है। मेरे भीतर होते हुए भी मैं उसे हरा नहीं पाता, मैं उससे हार जाता हूँ। तो इस पंक्ति में हमने उस रेग्रेट की बात करी है कि मैं पूरी दुनिया से जीत जाता हूँ लेकिन जब वो रेग्रेट मेरे सामने आता है तो मेरे पैर कुछ लड़खड़ा से जाते हैं, मैं उससे लड़ नहीं पाता। वो मेरे अंदर ही है मगर मैं फिर भी उससे हार जाता हूँ। ठीक है। दूसरा खंड, नजरें। मैं नजरें मिला नहीं पाता कभी ठीक से उससे और वह घूरता सा रह जाता है मुझे, मानो कुछ पूछना चाहता हो मुझसे। सारी दुनिया से मैं जीतकर बस झुक जाता हूँ उस शख्स के सामने जो मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकता। व्याख्या। मुझ में इतना भय समाया हुआ है कि मैं उससे ठीक से नजरें भी नहीं मिला पाता और वह मुझे बस घूरता सा रह जाता है, जिससे मुझे लगता है वह जैसे कुछ पूछना चाहता है मुझसे। पूरी दुनिया से तो मैं जीत जाता हूँ मगर झुक जाता हूँ उस शख्स के सामने आकर जो मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह कोई सरल व्यक्ति नहीं है, वह मेरे भीतर ही मेरा एक विचार है। आगे पंक्तियों में हम और गहराई से उस शख्स के बारे में जानेंगे। तीसरा खंड आपका, पीछा। अक्सर मैं आगे बढ़ जाता हूँ जीवन में अपने, अनदेखा कर उसे, मगर मैं बच नहीं पाता। वह हर मोड़ पर मेरे ही पीछे खड़ा मिलता है मुझे। व्याख्या। जब मैं अपने जीवन में उस शख्स को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ तो मैं उसे अपने पीछे ही खड़ा हुआ पाता हूँ, मानो जैसे वह शुरू से ही मेरे साथ था। मैं कुछ भी कर लूं मगर मैं उससे कभी बच नहीं पाता।
वह मेरी एक परछाई की तरह बन गया है, जहाँ मैं जाता हूँ मैं हमेशा उससे अपने पीछे ही पाता हूँ। ठीक है? जब मैं लाइफ में अपना आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, जैसा मैंने बताया, तो मैं कभी भूल नहीं पाता उस चीज़ को। वो फ्लैशबैक की तरह मेरे माइंड में आती रहती है, जिससे मैं नज़रें भी चुराना चाहता हूँ। कभी-कभी मैं सोचता हूँ मैं इग्नोर करूँ, लेकिन मैं इग्नोर उसको नहीं कर पाता, क्योंकि जो वो वेट ऑफ रिग्रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। चौथा खंड, आईना। वो एक आईना सा मेरे लिए है, जो अपना काम तो बखूबी करता है, मगर उसमें दिखता मेरा चेहरा मानो कोई तड़पता बुरा साया हो, जिसे मैं देखना नहीं चाहता। व्याख्या: वो एक आईना सा मेरे लिए है, जो चेहरा तो मेरा बखूबी दिखाता है, मगर उसमें दिखता वो मेरा चेहरा मानो किसी बुरे साए की तरह हो, जो न जाने कब से तड़प रहा है और मदद की पुकार कर रहा है। काफ़ी डीप है, इस बात को थोड़ा समझो। जो वो मेरा रेग्रेट है, जो मैंने पास्ट में मिस्टेक्स करी है, वो था तो मैं ही शख्स, वो सेम पर्सन तो वो मैं ही हूँ। लेकिन उस वक़्त में मैं एक बुरे साए की तरह दिख रहा हूँ खुद को, जो एक हेल्प की पुकार कर रहा है, जो एक मदद चाहता है। 5वीं पंक्ति, उसकी वाणी: मैं तेरी आखिरी सांसों तक तेरे साथ ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा तुझे छोड़कर कभी। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो अक्सर करता है, मगर उसके यह वचन सुनकर मानो मेरा हृदय थम सा जाता है और मेरे कान जैसे लहूलुहान से हो जाते हैं। व्याख्या: वो कुछ ऐसे वचनों का प्रयोग करता है, जिन्हें सुनते ही मेरा हृदय अंदर तक काँप उठता है और मेरे कान उन्हें सुनते ही मानो लहूलुहान से हो जाते हैं। मैं तेरी आखिरी सांसों तक तेरे साथ ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा तुझे छोड़कर कभी। कुछ इन्हीं तरह के वचनों का वो प्रयोग करता है, जिन्हें सुनने से मैं डरने लगा हूँ अब। तो इस पंक्ति में वो रेग्रेट जो मेरा है, वो कहता है मुझसे कि मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। तू लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जा, मैं तेरे साथ ही रहूँगा हमेशा। मगर अब उसकी जो वो वर्ड्स हैं, उनके वर्ड्स को सुनकर मैं डरने लगा हूँ। मैं सुनना नहीं चाहता उन वर्ड्स को अब। उसके शब्द जो हैं वो मुझे चुभते हैं, मुझे डराते हैं अंदर ही अंदर, जब वो इन तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। छठी पंक्ति, हम इस वीडियो को 6th पंक्ति तक ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बची पंक्तियाँ हैं उनको कवर कर लेंगे। छठी पंक्ति, पहचान: वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरे द्वारा, या कहूँ तो मेरे दुष्कर्मों द्वारा ही जन्मा है। मानो जितने दुष्कर्म मैं करता जाता हूँ, उतना ही वो भयावह होता जाता है। व्याख्या: मैं वास्तविकता अगर बताऊं उस शख्स के बारे में, तो वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वो मेरे दुष्कर्म ही हैं, या कहूँ तो वो मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों से ही जन्मा है। जितने अधिक मैं दुष्कर्म करता जाता हूँ, उतना ही मैं अपने अतीत में कैद होता जाता हूँ। तो गाइज इसको यहीं पे रखते हैं। बाकी आने वाली वीडियो में हम इसके जो बची पंक्तियाँ हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है? तो ओवरऑल मैंने इस चैप्टर में उस रेग्रेट के बारे में बात करी है, जो हम सबको होता है। बस किसी का रेग्रेट थोड़ा छोटा होता है, किसी का रेग्रेट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसको भूलना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसको हम चाहकर भी नहीं भूल पाते। वो हमारे लिए एक साए की तरह होता है। हम लाइफ में जहाँ-जहाँ जाते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो हमारे पीछे हमारे साए की तरह ही खड़ा रहता है। हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा मरते टाइम तक भी। और जब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो हमारा हृदय काँप उठता है, क्योंकि जिससे हम भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमसे ऐसे कह रही हो कि मैं मरते टाइम तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा।